हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, हमने इससे पहले पिछला वीडियो पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक तो धारा और एक धारा घनत्व। धारा एवं धारा घनत्व आपके टॉपिक में रिवाइज्ड सिलेबस में नहीं है, और आपके रिवाइज्ड सिलेबस में जो टॉपिक आ रहा है वो है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। कौन से चालकों में? धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हमने आपको पहले भी बताया था, कोई भी चालक होता है, उस चालक में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक तो बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किसी धात्विक चालक के परमाणु, कोई सा भी धात्विक चालक हो सकता है, उस धात्विक चालक के परमाणु के नाभिक की आंतरिक कक्षा में स्थित, ये नाभिक है, मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, इसकी आंतरिक कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर तो नाभिक का आकर्षण बल क्या लगता है? ज्यादा। ठीक है। और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या लगता है? कम। तो जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा लगते हैं वो तो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो आंतरिक कक्षा में होते हैं वो तो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से ज्यादा दूरी पर होते हैं, और बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है, जिससे वो घूमने फिरने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र। इन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमने फिरने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन तो होते हैं अधिक। बद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? अधिक। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कम। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? कम। ठीक है। सीधी सी बात मैं कहूं, किसी भी धात्विक चालक के परमाणु के नाभिक की आंतरिक कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक स्थान पर बंधे रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। तथा बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगता है, जिससे वो घूमने फिरने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और किसी भी धात्विक चालक में बद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो होती है अधिक, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कम। अब धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं संपूर्ण आयतन में लगभग उसी तरीके से गति करते हैं जैसे किसी बंद पात्र में गैस भरी होती है। जैसे किसी बंद पात्र में गैस भरी होती है ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, बंद पात्र में गैस भरी होती है तो गैस के अणु जिगजैग टेढ़े मेढ़े पथ में चारों तरफ कोई अनिश्चित दिशा में गति करते हैं, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। वैसे ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी भी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं वो अनिश्चित दिशा में गति करते हैं। ठीक है। कब? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ठीक है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन संपूर्ण आयतन में लगभग उसी प्रकार गति करते हैं जैसे किसी बंद पात्र में गैस के अणु गति करते हैं। अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं या टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं। ठीक है। इस कारण जो धातुओं में प्रवाहित धारा होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, कोई किधर कर रहा है, कोई किधर कर रहा है, कोई किधर कर रहे हैं, तो परिणामी धारा जो प्रवाहित होती है वो क्या होती है? शून्य। कब? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। कौन से विद्युत क्षेत्र की में? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। धारा क्या होती है? शून्य। क्या होती है? शून्य। ठीक है। अब यदि किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, किस में रखा जाए? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, या धात्विक चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसके कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा में गति करते हैं? विपरीत दिशा में गति करते हैं। और एक निश्चित दिशा हो गई, विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिसके कारण चालकों में विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो धारा शून्य होती है, लेकिन जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है या बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है धात्विक चालक में,
तो क्या होते हैं, धात्विक चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, किधर, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करते हैं, जिसके कारण चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इस प्रकार किसी भी धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रभाव होता है। तो सीधी सी बात हम क्या समझे कि जब धात्विक चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कोई निश्चित दिशा न होने के कारण उसमें प्रवाहित धारा क्या होती है, शून्य। लेकिन जब धात्विक चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है या बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धात्विक चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर एक विद्युत बल लगता है जो उनको एक निश्चित दिशा में गति करवाता है। और कौन सी दिशा में गति करवाता है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की विपरीत दिशा में। और जब सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो निश्चित दिशा में गति करने के कारण चालक में क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अंडरस्टैंड, यही है धात्विक चालकों में विद्युत आवेशों का प्रवाह। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अपवहन वेग। अपवहन वेग, ये जो टॉपिक है रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है आपके अपवहन वेग। अपवहन वेग, अपवहन वेग होता क्या है, देखिए जैसे कोई भी चालक ले लिया मैंने, ये चालक ए बी, इसमें मैंने ये कोई बैटरी लगा दी ए और बी। हम जानते हैं किसी भी चालक में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बद्ध इलेक्ट्रॉनों को तो धनावेश से दर्शा दीजिए, या मैं कहूं दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जब चालक पर कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है, चालक पर कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता, यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा है मान लीजिए इधर, ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, इस चालक में कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मैंने विद्युत क्षेत्र को हटा दिया, इसमें कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो इसमें स्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो टेढ़ी-मेढ़ी या यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। अभी हमने आपको बताया, जिसके कारण चालक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, अब जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इसमें स्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर। और जब इन पर किसी भी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। विद्युत क्षेत्र इधर है और इन पर किधर की ओर बल लगेगा, इधर की ओर बल लगता है एफ वेक्टर, जिसके कारण ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किधर, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर की ओर गति करेंगे, नियत वेग से गति करते हैं। और उस जिस नियत वेग से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उस नियत वेग को ही कौन सा वेग कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। और अपवहन वेग को दर्शाते हैं वी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डी का मतलब होता है ड्रिफ्ट, और अपवहन वेग को किससे दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं। डेफिनेशन कैसे देंगे अपवहन वेग की, जब कोई धात्विक चालक बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होता है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है वो यादृच्छिक या टेढ़ी-मेढ़ी होती है, जिससे चालक में प्रवाहित कुल धारा क्या होती है, शून्य होती है। लेकिन जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, एक बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जिसके कारण सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करते हैं। किधर गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करते हैं। उस निश्चित वेग को ही कौन सा वेग कहते हैं, हम
अपवहन वेग कहते हैं। और अपवहन वेग को किससे दर्शाते हैं? वीडी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? वीडी से दर्शाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपके अपवहन वेग में ही आता है एक विश्रांति काल। विश्रांति काल। अब ये विश्रांति काल क्या होता है? हमने पढ़ा कि धात्विक जो चालक होते हैं उसमें दो प्रकार के कण होते हैं, एक तो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इधर से इधर की ओर गति कर रहे हैं, तो ये केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी, इसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन भी तो है? धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और बद्ध इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के बद्ध इलेक्ट्रॉनों से हुई दो क्रमागत टक्कर, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बद्ध इलेक्ट्रॉनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले समय को ही क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी विश्रांति काल की? धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के बद्ध इलेक्ट्रॉनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को ही कौन सा समय कहते हैं? विश्रांति काल। और विश्रांति काल को दर्शाते हैं टॉय से। किससे दर्शाते हैं? टॉय से। ठीक है। इसके बाद में एक चीज और आती है, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ। अब ये माध्य मुक्त पथ क्या होता है? जैसा हमने वो पढ़ा था ना विश्रांति काल, उसी के तरह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बद्ध इलेक्ट्रॉनों से होने वाली दो क्रमागत टक्करों के मध्य की औसत दूरी। यहां हमने पढ़ा था दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय तो विश्रांति काल कहलाता है, और दो क्रमागत टक्करों के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ। क्या कहते हैं हम? माध्य मुक्त पथ। और माध्य मुक्त पथ को दर्शाते हैं लैम्डा से। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। तो एक बार और मैं डेफिनेशन बता देता हूं, माध्य मुक्त पथ किसे कहेंगे? मुक्त धातु में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बद्ध इलेक्ट्रॉनों से होने वाली, धातु में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बद्ध इलेक्ट्रॉनों से होने वाली दो क्रमागत टक्करों के मध्य, कितनी टक्करों के मध्य? दो क्रमागत टक्करों के मध्य औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और माध्य मुक्त पथ को किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है। ये तो जनरल चीजें हो गई हमारी। इसके बाद आता है हमारे अपवहन वेग। जो हम पढ़ रहे हैं उस अपवहन वेग का देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या? अपवहन वेग का व्यंजक तथा अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध। अभी तो हमने अपवहन वेग की केवल क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन पढ़ी थी। अब अपवहन वेग का व्यंजक निकालेंगे और अपवहन वेग का विभवांतर के साथ क्या संबंध होता है ये हम ज्ञात करेंगे। तो इसे निम्न चित्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है। चित्र में बना रहा हूं, इधर बना देता हूं मैं चित्र। ये कोई चालक है, पी क्यू कोई चालक है मान लीजिए। ठीक है। इसमें हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के लिए एक बैटरी लगा दी है। ठीक है। ये बैटरी का है ऋण सिरा और ये है धन सिरा। ठीक है। आप देखिए ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। ई वेक्टर की दिशा हो जाएगी इधर। ठीक है। और जैसे ही चालक पी के ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर आरोपित करेंगे तो चालक में स्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर गति करेंगे? इधर की ओर। बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है। ये तो ई वेक्टर की दिशा होगी, अपवहन वेग हो गया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग हो गया वीडी।
अपवहन वेग किससे गति कर रहे हैं? ये वीडी से। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र को इधर लिख देता हूं मैं। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक है। ये कोई मैंने एक चित्र बना दिया। अब चित्र यदि आप समझ गए तो समझो आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। अभी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है, मान लीजिए v। कितना है? v। और इसकी लंबाई है मान लीजिए l। इसकी लंबाई क्या मान लिया हमने? l, ठीक है। आप देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये हमने लिख दिया, इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब चित्रानुसार एल लंबाई का कोई चालक है। एल लंबाई का कोई चालक पी क्यू है। कितनी लंबाई है इसकी? एल लंबाई, ठीक है। एल लंबाई का कोई चालक क्या है? पी क्यू है, जिसके दोनों सिरों के मध्य वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। ये वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, यहां एल लिख दीजिए। लंबाई एल है जिसमें वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, और वी वोल्ट की बैटरी लगा के इसमें विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करते हैं? ई वेक्टर उत्पन्न करते हैं, जिसकी दिशा किधर है? विद्युत क्षेत्र की पी से क्यू की ओर है। किधर की ओर है? पी से क्यू की ओर है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगी? v अपॉन एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई वेक्टर बराबर v अपॉन एल। अब हमने पढ़ा था किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक पे स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवहन वेग vd से गति करते हैं। तो यहां चित्रानुसार क्या कर रहे हैं? चालक के सिरों P व Q के मध्य V वोल्ट की बैटरी लगाने पर या विद्युत क्षेत्र E वेक्टर आरोपित करने पर चालक में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवहन वेग Vd से गति कर रहे हैं, ठीक है। और अपवहन वेग Vd से गति कर रहे हैं, ये हमने चित्र में दर्शा दिया। तो चालक में क्या लगता है? बल लगता है इलेक्ट्रॉनों पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर Q E वेक्टर, हमने पढ़ा था। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? ये F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। यहां Q कितना है? Q बराबर माइनस E है, तो F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस E कैपिटल E वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल हो गया, ठीक है। और इस बल के कारण ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवहन वेग Vd से गति करते हैं। और ये गति करेंगे तो इनमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। मैं मान लेता हूं यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल l है, तो विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 3। अब एफ वेक्टर का मान 2 से 3 में रख दो। इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा? ए वेक्टर बराबर एफ वेक्टर की जगह माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 4। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण आ गया। अब मैं मान लेता हूं, क्योंकि जब हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया था, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या था? 0। और अंतिम वेग बाद में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर क्या हो गया? V बराबर Vd हो गया। अब मैं मान लेता हूं टकराने में लगा समय को हमने क्या माना था? विश्रांति काल। विश्रांति काल को किससे दर्शाते हैं? टॉय से। मैं लिख देता हूं यहां इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग u बराबर 0
अंतिम वेग v बराबर vd एवं विश्रांति काल लगा समय स्मॉल t, लगा समय या विश्रांति काल टॉय है। तो ठीक है, हमने गति का प्रथम समीकरण पढ़ा था, क्या था? गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है? u प्लस at, इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें मान रख दो, इक्वेशन 5 में मान रखने पर v बराबर, v की जगह क्या आ जाएगा? vd, vd बराबर u की जगह क्या आ जाएगा? 0 प्लस a की जगह माइनस e कैपिटल E वेक्टर अपॉन m इंटू टॉय, t की जगह क्या आ जाएगा? टॉय, या vd बराबर माइनस e कैपिटल E वेक्टर m इंटू टॉय, इक्वेशन नंबर 6। ये किसका सूत्र आ गया? आपके अपव्यय वेग vd का सूत्र आ गया। किसका सूत्र आ गया? अपव्यय वेग vd का सूत्र आ गया। या इसको हम सदिश रूप में vd वेक्टर लिख सकते हैं, या vd वेक्टर बराबर ये, ठीक है। ये अपव्यय वेग vd का व्यंजक आ गया। अब हमको अपव्यय वेग और विभवांतर में संबंध निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखो अपव्यय वेग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। हमने चित्र बना दिया, हमने कोई चालक PQ ले लिया जिसकी लंबाई L है और इसके दोनों सिरों पर एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी, और इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा P से Q की ओर है, और बैटरी लगाने पर क्या होता है? अपव्यय वेग vd से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करते हैं। ठीक है, ये हमने चित्र बनाया। तो चित्र बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे? चित्रानुसार PQ कोई L लंबाई का चालक तार है, या धात्विक चालक PQ जिसकी लंबाई L है, जिसके दोनों सिरों पर V वोल्ट की बैटरी लगाने पर इस चालक तार में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर उत्पन्न होता है जिसकी दिशा P से Q की ओर होती है। ठीक है, अतः चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन L। ठीक है, यहां तक हो गया। अब चालक के दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र E आरोपित होने पर चालक में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगता है? एक बल लगता है। अतः इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल बराबर क्या हो जाएगा? F वेक्टर बराबर QE वेक्टर, और यहाँ Q का मान क्या है? माइनस E। आवेश इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना है? माइनस E। तो F वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस E कैपिटल E वेक्टर। ठीक है, और इस बल के कारण ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपव्यय वेग किससे गति करते हैं? vd से गति करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों में क्या उत्पन्न होता है? एक त्वरण उत्पन्न होता है। अब मैंने मान लिया यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और विद्युत बल के कारण इनमें उत्पन्न त्वरण A वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? F वेक्टर अपॉन m। तो F वेक्टर का मान हमने ये रख दिया, m ही आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग क्या है? यहाँ पे u बराबर क्या मान लिया हमने? 0, और अंतिम वेग v बराबर क्या मान लिया? vd, और लगा समय विश्रांति काल टॉय के बराबर है। तो गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at होता ही है। v की जगह vd लिख दिया, u की जगह 0 लिख दिया, a की जगह ये आ गया, t की जगह टॉय आ गया। तो vd बराबर ये आ गया। तो समीकरण 6 है वो अपव्यय वेग का क्या आ गया? व्यंजक आ गया। अब इसी से अपव्यय वेग और विभवांतर में हम क्या निकालेंगे? संबंध निकालेंगे। तो अपव्यय वेग और विभवांतर में कैसे निकालते हैं संबंध? देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। आप देखो इक्वेशन 1 से मान किसमें रख देंगे? 6 में। इक्वेशन 6 में तो क्या आ जाएगा? vd वेक्टर बराबर माइनस E अपॉन m
टॉय को इसके साथ लिख दिए इनटू ई वेक्टर की जगह v अपॉन एल, ये आ जाएगा कि नहीं, v अपॉन एल आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं या वी डी वेक्टर बराबर माइनस ई टॉय बटे एम एल इंटू वी, इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो समीकरण 7 है वो अपव्यय वेग वीडी और विभवांतर v में संबंध दर्शाता है। यहाँ v क्या है, विभवांतर। ये सारी राशि कौन सी है, नियत राशि है। तो जो अपव्यय वेग वीडी है वो विभवांतर v के क्या होता है, समानुपाती होता है। अपव्यय वेग वीडी क्या होता है, चालक पर आरोपित विभवांतर या वोल्टेज v के क्या होता है, समानुपाती। मतलब वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो अपव्यय वेग का मान भी बढ़ेगा, यदि वोल्टेज का मान कम होगा तो अपव्यय वेग का मान भी क्या होगा, कम। तो ये अपव्यय वेग और विभवांतर दोनों में क्या हो गया, संबंध हो गया। क्या हो गया है, संबंध हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था। अपव्यय वेग का व्यंजक ज्ञात कर लिया हमने तथा अपव्यय वेग और विभवांतर में भी संबंध ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है। यदि आपसे अपव्यय वेग विभवांतर में संबंध ज्ञात करने के लिए बोलता है तब भी यही पूरा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। और केवल आपसे अपव्यय वेग किसे कहते हैं इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए तो यहां तक ही करना है। ठीक है, ये अपव्यय वेग का व्यंजक हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं गतिशीलता। गतिशीलता नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गतिशीलता। गतिशीलता है क्या, देखिए। गतिशीलता, गतिशीलता किसे कहते हैं, देखो अभी हमने पढ़ा इससे पहले अपव्यय वेग वीडी पढ़ा था और किसी चालक में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग जो वीडी होता है वो चालक पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, समानुपाती। हमने वीडी का सूत्र पढ़ा था, वीडी बराबर हमारे पास आया था अपव्यय वेग वीडी बराबर आया था माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर बटे क्या आया था, एम इंटू टॉय, यही आया था ना। अब वीडी का मान है वो ई वेक्टर के समानुपाती है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग चालक पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती, अर्थात वीडी समानुपाती ई, वीडी समानुपाती ई, ये हम लिख सकते हैं। ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया। किसी चालक में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग चालक पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, या वीडी बराबर म्यू ई। या म्यू क्या है, समानुपातिक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, गतिशीलता। यहां म्यू समानुपातिक नियतांक, जिसे इलेक्ट्रॉनों की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अतः इक्वेशन 2 से म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वीडी अपॉन ई, इक्वेशन नंबर 3। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी गतिशीलता की। इसके आधार पर यदि हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या हो जाएगी, किसी चालक में स्थित इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग वीडी तथा चालक पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का अनुपात ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहलाता है। वीडी तो क्या है, अपव्यय वेग, और ई क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। ठीक है। अब यदि हम इसको और अधिक सॉल्व करना चाहें तो म्यू का व्यंजक क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 में है। ठीक है। अब देखिए इसका यदि हम व्यंजक निकालना चाहें
तो और कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 3 में Vd का मान रखने पर क्या आ जाएगा? म्यू बराबर Vd की जगह माइनस ई कैपिटल ई बटे एम इंटू टॉय, यही है ना, बटे ई से ई कट जाएगा तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस ई टॉय बटे एम। ये गतिशीलता का व्यंजक आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, गतिशीलता का सूत्र यदि हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा गतिशीलता का सूत्र, और डेफिनेशन हो जाएगी ये म्यू बराबर Vd अपॉन ई। अब इसका मात्रक की बात हो तो मात्रक क्या हो जाएगा? गतिशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा? अपन वेग का क्या होता है? वेग का क्या होता है? मीटर बटे सेकंड है। वेग का क्या होता है? मीटर बटे सेकंड बटे विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? वोल्ट बटे मीटर। वोल्ट बटे मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकेंड, ये हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर इंटू वोल्टेज इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसका मात्रक हो गया? गतिशीलता का। यदि इसका विमीय सूत्र लिखना चाहे तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए, द्रव्यमान नहीं है, m0 L2 हो गया। अब L2 गुणा वोल्टेज का क्या होता है? वोल्टेज का अलग निकालना पड़ेगा हमको पहले, ठीक है, उसके बाद में सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं वोल्टेज का। सेकंड का तो हम जानते हैं, वोल्टेज मतलब विभवांतर का। V बराबर क्या होता है? विभवांतर V बराबर W अपॉन Q, यही पढ़ा था ना मैं विभवांतर का। और विभवांतर का सूत्र क्या होता है? विभवांतर का ये कार्य का क्या होता है? M1 L1 T-2। विभवांतर का यही होता है ना। ठीक है, पहले विभवांतर का निकाल लो। तो देखो, कार्य का क्या होता है? M1 L2 T-2 बटे A1 T1। तो क्या हो जाएगा विभवांतर का? M1 L2 T-3 A-1, ये तो विभवांतर का हो गया ना। तो इनको गुणा कर दो। देखो, L2 हो गया इधर, तो L2 गुणा विभवांतर का हो गया M1 L2 T-3 A-1 गुणा सेकंड का क्या हो जाएगा? T1। अब इनको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? देखो, M1 L2 और L2 कितना हो जाएगा? L4 M1 L4 T-3 और ये एक तो T-2 और A-1, ये हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, यहां पे इसकी घात -1 है, इसकी घात -1 है, तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे कि नहीं? इनकी घात -1 होने पर सारे माइनस के हो जाएंगे। तो इनको उसी अकॉर्डिंग आप माइनस का चिन्ह करके लिख देंगे। तो माइनस का चिन्ह करके यदि हम लिखेंगे तो क्या आएगा? इनका मान आ जाएगा, देखो, M-1 हो जाएगा, ये -1 कर दो, ये वोल्टेज घात -1 है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो M-1 L-2 से ये कट जाएगा, तो L0 T की घात क्या? +3 और 1 प्लस की 4, 3 और 1 क्या हो जाएगी? -1 है ना, ये तो -1 हो जाएगा, तो ये 2 ही आ जाएगी, T2 और A1, ये आ जाएगा M-1 L0 T2 A1, ये आ जाएगी। ठीक है, यहां तक ये आपकी गतिशीलता हो गई है। क्या हो गई है? गतिशीलता हो गई है। देखो, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं इसका विमीय सूत्र कैसे निकाला। ये इसका सूत्र हो गया है
अब इसमें मीटर स्क्वायर का L2 आ गया और वोल्टेज का ये होता है। अब वोल्टेज की घात -1 है ना, तो -1 होगा तो ये सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये -1, ये -2, ये +3 और ये +1। टी की घात -1 है तो ये भी -1 हो जाएगी। अब इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा M-1 L0 T2 A1। ये इसका विभव सूत्र हो गया गतिशीलता का। ठीक है, 2 डेज क्लास ओवर।